दोस्तों स्वागत है आपका हैप्पी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इज़राइल देश के बारे में कि ये देश कैसे बना। उसकी बहुत ही थ्रिलर दिलचस्प कहानी है। समझ लीजिए कि जूइश लोग इज़राइली यहूदी कहते हैं। वो लोगों को दुनिया में कौन सी जगह पे ठहरे, अपना खुद का कोई देश नहीं था। वो लोग अलग अलग 148 कंट्रीज़ के अंदर स्कैटर्ड थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक जगह पे जाएं जो इज़राइल देश बना तो भी बना, और उसके बाद वापस वो लोग बिखर गए और वापस वो लोग इकट्ठा हुए, और तब जा कर के 1948 में ये इज़राइल देश बना। तो उसकी पूरी दिलचस्प कहानी, देश बनते समय उन्होंने सिर्फ 32 मिनट के अंदर हम अपना एक नया देश बना रहे हैं ऐसा ऐलान पूरे वर्ल्ड को कर दिया। और उसके बाद एक बड़ी सी जंग हुई। जंग कैसे हुई, वो लोग जीते जीते तो भी कैसे, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो लेक्चर में कवर होगा। बहुत सारी चीज़ें हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। मेरा नाम है शिवम गांधी सर, और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इज़राइल देश कहाँ पर आया, ये है हमारा भारत देश, बराबर। और यहाँ से अगर हम बात करें तो पूरे 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 एशिया में जाते हुए इराक से आगे सीरिया, लेबनान, और यहाँ पर आपको छोटा सा एक प्रदेश नज़र आएगा जो है एक्चुअली इज़राइल का। और ये देश आज की तारीख पर कुल मिलाकर के 22 अरब कंट्रीज़ के ऊपर घिरा हुआ है, और सभी के सभी कंट्रीज़ दुश्मन मानती है इज़राइल को। आप देख सकते हैं यहाँ पर इजिप्ट आया है, और उसके नीचे यहाँ पर अफ्रीका आया हुआ है, बराबर। तो मैं जैसे बात कर रहा था, यहूदी कौम जो है, बेसिकली जूइश कहा जाता है जो इज़राइल में, ये आज का नक्शा है 2020 के अंदर इज़राइल कैसा लगता है, और वही चीज़ बिल्कुल 2000 साल पहले क्या और कैसी थी। दोस्तों आपको ध्यान देना है एक स्पॉट ऊपर जिसको कहा जाता है जेरूसलेम। आज के इज़राइल के मैप में मैंने हल्की सी एक मार्किंग की है, ये रहा। और पहले के ज़माने के अंदर जेरूसलेम यहाँ पर हुआ करता था। पूरी की पूरी बात में आप हमेशा जेरूसलेम पे थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये है फ़िलिस्तीनी, और थोड़ा सा गाज़ा पट्टी करके एक जगह फेमस है वो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा हैप्पी एकेडमी कोचिंग क्लास है जो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ से कराता है। आपको ये कोर्स को लेकर के कुछ भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ ये मोबाइल नंबर पर कॉल कर दीजिएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं इज़राइल देश की। ये एक अंग्रेज अफसर है, ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर आर्थर बाल्फर करके। उन्होंने 1970 के अंदर अपनी ऑफिस में बैठे हुए चाय से एक सिप लेते हुए अरब के देशों पर एक पेन से बॉर्डर बना दी, और वो बॉर्डर के देश को नाम दे दिया इज़राइल देश। शायद हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि युद्ध तो बाद में हुआ, मगर पेन से एक बॉर्डर बनाई और वही बाउंड्री हो गई एक देश की। तो एक चीज़ यहाँ पर और है कि पहले से जूइश लोगों को दुश्मन मानते थे ये जो नाज़ी है। वो नाज़ी बेसिकली एक ऐसी कैटेगरी थी जो हिटलर आने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंटिन्यू हुई। बट एक और वर्ड है जर्मन्स। जर्मन्स भी बेसिकली जूइश लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त दुश्मन मानते थे। उसका एक रीज़न मैं आपको समझा दूं कि जब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद यहूदीज़ ने जर्मन में रह के शाहूकारी का काम किया था। शाहूकारी का मतलब पैसे उधार देना और बदले में इंटरेस्ट वसूलना। तो उसमें बहुत सारे पैसे ये जो यहूदी हैं वो कमाए थे। इसके लिए पहले से जर्मन्स को यहूदीज़ के ऊपर बहुत सा एतराज़ था, बहुत सी नफ़रत थी। अच्छा, दूसरी एक और बात थी कि कई सारे लोग यहूदी कौम को बहुत ही बुरी मानते थे। ये जीसस क्राइस्ट का आपको मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ। और उन्होंने, उनकी जब मौत हुई थी, आपको पता है कि उनको क्रॉस पे लटकाया गया था। तो एक दगाखोर आदमी था जूडास नाम का, और वो भी क्या था, यहूदी था। तो इस वजह से यहूदी कौम को यूरोपियन कंट्रीज पहले से थोड़ा सा नफ़रत के एंगल से देखती थी। बट धीरे धीरे वक्त बदला। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कहीं ना कहीं ईस्वी सन 600 की, जीसस क्राइस्ट के मौत के बाद की एक बात कर रहा हूँ। तो वक्त बदलने के बाद एक जगह आई जहाँ पर मैं सबसे पहले दो नाम बताना चाहूँगा। एक तो रिलीजियस लीडर थे अब्राहम करके,
तो ये जितनी भी हिब्रू प्रजा थी उनको पूरी दुनिया से समेट करके फॉलो करते करते जो जेरूसलेम की पैलेस्टाइन धरती है वहाँ पर लेके आए और बोला कि आप अगर रहना चाहे पूरे वर्ल्ड में तो यहाँ पर रहें, ये आपका नेटिव है। बराबर। दूसरी बात, थोड़े सालों के बाद, अगर कई सारे लोगों को पता होगा, कैथलिक्स को तो ये नाम पता ही होता है, मोजेस करके, और उन्होंने क्या किया कि जूइश प्रजा को रेड सी करके एक समुंदर का रास्ता है, तो वहाँ से वो लेके गए और उन्होंने समुंदर के बीच में से एक रास्ता बना दिया लीड करते हुए, और ये एक दैवी शक्ति के कारण ही हुआ ताकि समुंदर में से रास्ता मिले। कई सारी प्रजा जो थी ये समुंदर से बीचों बीच निकल गई और वो लोग भी पहुँचे पैलेस्टाइन। बराबर। तो हुआ था क्या कि छोटे छोटे कस्बों में ये जो जूइश यहूदी प्रजा थी वो रहते थे, अलग अलग नाम भी था, रुआबीन करके था, आर्शर करके था, जुदान करके था, और वो समय पर कनान करके एक जगह बनी थी जिसको आज हम इज़राइल बोलते हैं। तो पहले जो समय था वो कनान का था। बराबर। यहाँ पर वही मैप है, जेरूसलेम यहाँ पर आया है, अलग अलग कस्बों में रहती थी। ये हुआ फ़िलिस्तीनी, और यहाँ पर उनके पड़ोसी थे अरब। एक्चुअली ये जो जगह हैं, ये पूरी जगह, यहाँ पर अरब बस्ती भी थी, बहुत ही माइनॉरिटी में यहूदी लोग रहा करते थे। और जब उन्होंने यहाँ पर बसना शुरू किया तो ये फ़िलिस्तीनी प्रजा ने कहीं ना कहीं ये सारी जगहों पे अटैक कर दिया। किसके लिए? कि उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए इसलिए। मगर यहूदी लोगों ने सामने, मतलब कम से कम 1300 साल तक ये एक जंग खेली, बट धीरे 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 उनकी कमज़ोरी होती गई और फ़िलिस्तीनियों ने ये पूरा कब्ज़ा हासिल कर दिया, और वो लोग छुपने के लिए अलग अलग देशों में 148 कंट्रीज़ के अंदर जा चुके हैं। यहाँ तक कि वो लोग इंडिया में भी आए हुए थे। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो मैं आपको फ़िलिस्तीनी की बात कर रहा था, वो इंडिया में वो जब आए, बराबर, तो यहाँ पर इंडिया में वो जब आए तो एक अकेला लौता भारत था कि यहूदी इसको ह्यूमिलिटेट नहीं किया, अपमानित नहीं किया, इंसल्ट नहीं किया, और उनको एक नॉर्मल आदमी की तरह सम्मान रखा। नहीं तो यूरोपियन कंट्रीज़, खास करके युगांडा अफ्रीका में है, यूरोपियन में मैं जर्मन की बात करूँगा, वहाँ पर यहूदी इसको पशुओं के साथ रात को सोने के लिए देते थे और उनको लेबर से भी बदतर ज़िंदगी उनको देते थे। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि आज इंडिया और इज़राइल के इतने अच्छे रिलेशन है, उसका रीज़न ये था, ज़रूरत पड़ने पर भारत ने इज़राइल को सपोर्ट किया था, इसलिए आज इज़राइल खुद भारत को सपोर्ट कर रहा है। बराबर। तो बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एक नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप पूरा देख रहे हो ओवरऑल एंटायर, ये इज़राइल का एरिया है, सिवाय दिस पॉइंट, ये जो बाजू में वाइट कलर का जो दिखाया है वो, क्योंकि वो पैलेस्टाइन कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं अरब जो होते हैं उनके हाथ में है। मैंने आपको हल्का सा एक वाइट पट्टी दिखाया था, वो कहा जाता है गाज़ा पट्टी, वहाँ पर भी अरब रहते हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, आज के मैप में जो जेरूसलेम है वो इज़राइल के अंदर आया हुआ है, जो पहले एक ज़माने में अरब लोगों के पास था। तो ये आपको मैंने कहानी कही, नहीं तो भी 2500 ईयर्स की। अब क्या हुआ कि जो 148 कंट्रीज़ में इजरायली अलग अलग जगह पे गए थे, उनके ऊपर इतने ख़राब जुल्म हुए, अत्याचार हुए, तो उन्होंने सोचा कि कहाँ पर रहे, हम कहाँ पर जाए, हमारी खुद की तो एक धरती होनी चाहिए। और सबने एक साथ सोचा कि चलो, एक ही था जो था पैलेस्टाइन, वहाँ पर जाके रहेंगे, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग लोग, बराबर, हमारी पहले की पीढ़ी वहाँ पर बसी हुई है, और धीरे धीरे करके वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आने लगे। बराबर। मगर अब समय बदल चुका था, अब जो शासन चल रहा था वो ऑटोमान तुर्की का चल रहा था। मतलब समझ लीजिए कि पहले अरब थे, अरब के बाद फ़िलिस्तीनी हुए, फ़िलिस्तीनी के बाद ऑटोमान तुर्की जो थे, बराबर, उनके बादशाह थे, उनके जो प्रिंस किंग थे, बराबर, वो पूरी धरती के शासक थे।
अब वहाँ पर जब जो इज़राइली मतलब कि यहूदीज़ आ रहे थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ एक यहूदी था जिसका नाम है थियोडोर हर्ज़ल। उसने एक लीडरशिप संभाली कि कुछ भी हो जाए, हमारी ये ज़मीन हमें आज़ाद चाहिए और हमें हमारा देश एकदम प्रॉपर हमें चाहिए जिससे हम आराम से रह सके। उसने लीडरशिप के तौर पर इसका जो राजा है ऑटोमन तुर्की का, उसके पास ये ज़मीन की मांग की, मगर ये राजा ने ओपनली उसको मना कर दिया। थियोडोर हर्ज़ल ने एक और चीज़ उससे कही कि हमें एक काम करिए, हमें ज़मीन मुफ्त में मत दीजिए, हम उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार है, हम खरीद लेंगे, मगर तो भी ये ऑफ़र को उन्होंने मना किया, बराबर। और उसके बाद एक वक्त आया जिसको मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड वॉर वन। दोस्तों बिफोर दैट एक बात और, ये चेहरा आप याद रखना, मैं एक सिग्निफिकेंस आने वाले थियरी स्टोरी में मैं कहूँगा, प्लीज़ ये चेहरे को आप याद रखना। आप मुझे बता सकते हो कि ये कहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो बात हुई यहाँ पर वर्ल्ड वॉर वन की। 1917 के अंदर वर्ल्ड वॉर वन हुआ और अंग्रेज़ लोगों ने ऑटोमन तुर्की से ये ज़मीन जीत ली। तो अब ये ज़मीन के हकदार हुए ब्रिटिशर्स, बराबर। और जो थियोडोर हर्ज़ल थे उनकी तो मौत हो गई थी 1904 में, मगर वो जाते जाते इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जूइश पीपल का एक संगठन बनाते गए, जो कहीं ना कहीं लड़ रहे थे कि उनको अपनी एक आज़ाद ज़मीन चाहिए। तो ये संगठन पहुंचा अब ब्रिटिशर्स के पास और उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी करके हमारी आज़ाद ज़मीन चाहिए। बात आगे बढ़ाते हैं। ब्रिटिशर्स ने ये ज़मीन को लेकर के सोचा और दो ऑप्शन दिए कि यहूदी कौम अगर चाहे तो दो जगह पे जा सकती है। पहली कहाँ पर? सीनाई। मैंने आगे आपको एक मैप दिखाया था, आप ये वीडियो पॉज करके वो जगह पे जा सकते हो। इजिप्ट वाला रास्ता, सीनाई करके जगह थी इजिप्ट में। ऑफ कोर्स वहाँ पर 2 हफ्ते भी रुकना हो तो भी मुश्किल था, वो एक जगह थी, इजिप्ट को भी वो जगह की पड़ी नहीं थी करके। तो नंबर 1 ये सुन के ही यहूदीस ने मना कर दिया। और दूसरा था एक किस्म की आप जेल समझ लो दुनिया की, और वो था युगांडा, अफ्रीका, बराबर, जिसको ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी हड़प लिया था। ये दोनों ऑप्शन सुन के यहूदीस ने तुरंत मना किया। उन्होंने बोला कि जब हमारी खुद की सरजमीन है तो हम पराए मुल्क में आखिर क्यों जाए। तो उसको लेकर के हमें जेरूसलेम मतलब कि पैलेस्टाइन ही चाहिए, वो बात ये संगठन ने जाहिर की। अब एक सवाल मैं भी आपसे पूछता हूँ कि क्यों भाई जेरूसलेम ही इतना इम्पोर्टेंट स्पॉट है? किसके लिए पता है? ये 3 धर्मों के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जूइश की। जूइश की सबसे ये पवित्र नगर कहा जाता है। रीज़न आपको मैं बता दूं कि जो अब्राहम थे, बराबर, जो मोसेस थे, वो यहूदी कौम को आज से 1300 साल पहले यहाँ पर लेके आए थे। तो उन्होंने बोला कि यही हमारी सरजमीन है, जेरूसलेम हमारी पवित्र धरती है। इस्लाम जो है वो ऐसा मानता है कि भाई मक्का और मदीना के बाद अगर कोई पवित्र जगह है तो वो है जेरूसलेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक जगह बता रहा हूँ जिसको कहा जाता है डोम ऑफ द रॉक, क्योंकि इसके ऊपर एक पत्थर है, पैर रखे मोहम्मद पैगंबर स्वर्ग की तरफ गए थे, ऐसा कहा जाता है। ये जगह टूरिज़्म के लिए भी बहुत फेमस है जेरूसलेम की। और क्रिश्चियंस लोग भी क्या करते हैं, ये जगह का काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का वध हुआ था, मारे गए थे, बराबर, वहाँ पर एक फेमस चर्च बनाया गया था जो क्रिश्चियंस के लिए बहुत बहुत ही पवित्र था, बराबर। तो इसकी वजह से अब वो स्टोरी आती है कि जब ये आर्थर बालफल ने अपनी पेन के हिसाब से एक बॉर्डर ड्रॉ कर दी पूरे मैप में, और वहाँ पर एक अलग सा ही देश दे दिया जो यहूदीस के लिए, बराबर, जूइश पब्लिक के लिए काफ़ी काम की बात थी। और कहीं ना कहीं जूइश पीपल जो भी वहाँ पर लोग थे, उन्होंने अपनी एक ज़मीन दुनिया के अंदर दर्ज कर ली। हाँ, उसका नाम इज़राइल नहीं रखा था क्योंकि वो पैलेस्टाइन के नाम से भी जाना जाता था। अब गड़बड़ क्या हुई?
गड़बड़ ये हुई कि जैसे जूइश लोगों की अपनी ज़मीन बनी, धीरे 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 दुनिया भर के सभी यहूदी मंथ दर मंथ वो जगह पे आने लगे, और 1930 तक तो ऐसा कहा गया कि कम से कम 85,000 जूइश पीपल अलग अलग जगह पे आने लगे। अब समझिए, वहाँ पर ऑलरेडी मैं थोड़ा सा हल्का सा एक मैप ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए ये इज़राइल का जो पूरा एरिया है, वहाँ पर ऑलरेडी कई जगह पर अरब लोग रह रहे हैं, बराबर। वहाँ पर धीरे 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 ये यहूदी जो है उनकी बस्ती बढ़ने लगी। तो डेली मतलब रोज़ाना कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों से कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गए, बराबर। ऑफ कोर्स ये जो अंग्रेज़ों ने जो हुक्म दिया था वो अरबों को मंजूर नहीं था, मगर अंग्रेज़ की ताकत के सामने बोले कौन, बराबर। अच्छा, एक यहाँ पर दूसरी एक बात मैं कहूँगा, जूइश लोग जितने भी आते थे वो अरब लोगों की ज़मीन छीन नहीं लेते थे, आगे मैंने जैसा कहा उनसे खरीद लेते थे, उनके पास पैसों की कमी बिल्कुल नहीं थी। और वहाँ पर एक लीडर के किस्म का एक जूइश इज़राइली आदमी आया जिसका नाम था डेविड बेन गुरियन। इसका नाम इतिहास में एक सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला था, क्योंकि इज़राइल के ये सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, बराबर। गूगल पे इनके कई सारे कोड्स भी अवेलेबल है, आप उसको गूगल करके आराम से देख सकते हैं। उसी बीच ब्रिटिशर्स ने एक ऐलान किया, अरब में मिला था पेट्रोल, तो ब्रिटिश सरकार अब झुक गई अरबों के सामने और एक डेडलाइन दे दी कि भाई 1939 तक सिर्फ और सिर्फ 75,000 जूइश लोग जो है वही लोग पैलेस्टाइन में एंटर कर सकते हैं, उसके आगे एंट्री नहीं ले सकते। ये चीज़ जूइश लोगों को और अपने बेन गुरियन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने एक चीज़ सोची, अब अगर अकल नहीं तो ताकत से, मगर कहीं ना कहीं हम अपनी ज़मीन को बचाएंगे। पूरे देश दुनिया में जहाँ कहीं भी जूइश लोग हैं उसको हम ये सरज़मीन में हमेशा रहने के लिए अलाउ भी करेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए बेन गुरियन ने एक आर्मी बनाई थी और उसका नाम रखा था हैगाना। दोस्तों, ये सवाल कई बार एग्ज़ाम में आता है, बड़ी बड़ी एग्ज़ाम जीपीएससी या फिर बैंक पीओ में भी आप इसको ले सकते हैं। हैगाना करके एक उन्होंने आर्मी बनाई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा 45,000 जो है लोग ये आर्मी में थे। आप उसके थोड़े एक पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ तक कि कई महिलाएं भी इसमें आर्मी में ज्वाइन हुई थी। उनका एक ही काम कि अगर कोई यहूदी बाहर से अंदर आता है उसको बिना प्रॉब्लम करे अपने पैलेस्टाइन में, अपने देश में रहने के लिए अलाउ हो। एक छोटा सा किस्सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि क्या होता था कि वो लोग जानबूझ करके रात को अरबों के सामने युद्ध मतलब कि थोड़ी छेड़खानी करते थे, ताकि अरब लोग उनके सामने टक्कर लेने में बिजी हो, और पानी के रास्ते कई बोट में कई सारे यहूदीस रात को आ जाया करते थे। और ये योजना के तहत आपको मज़ा की बात बताऊं, 10,000 से 15,000 यहूदी लोगों को उन्होंने ऐसे ही पैलेस्टाइन के अंदर घुसा दिया था, जिसका कोई डेटा रिकॉर्ड ऑन पेपर नहीं था। मगर ये क्या छोटी मोटी बातें थी, अगर अब सबको अगर प्रॉपर देश बनाना है तो ये थोड़ा बहुत टेम्पररी ऑप्शन है। तो ये हैगाना चल तो रहा था, मगर धीरे 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 एक चीज़ पता चल गई ब्रिटिश एम्पायर को, क्योंकि वो टाइम पे हो चुका था 1939 के बाद का वक्त, जिसको मैं कहूँगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय, जो 1945 के अंदर ख़त्म हुआ। ब्रिटिश एम्पायर को पता भी था कि यहाँ पर ईस्ट में से इंडिया और कई सारे देश हमें छोड़ने हैं, तो उन्होंने पूरा जो पैलेस्टाइन का इश्यू था, जो ब्रिटिश के अंदर ज़मीन थी, वो पूरी शिफ्ट कर दी ज़मीन को, वो पूरा मसला शिफ्ट कर दिया यूनाइटेड नेशंस को, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस वो टाइम पे नया नया बना था विश्व शांति के नाम से। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अंग्रेज़ जो जात है वो बहुत ही ज़बरदस्त अक्लमंद जात है, कैसे ना कर से साम दाम दंड भेद से चीज़ें निकाल देती हैं। जब ये ब्रिटिश सल्तनत अगर ये कर नहीं पाई, तो शांति के नाम से काम करने वाला यूनाइटेड नेशंस कैसे ये अरब और यहूदी के मसले को सॉल्व करता। मगर मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूँ। यूनाइटेड नेशंस ने इसको ऐसा सॉल्व किया कि टोटल 2 डिवीज़न कर डाले, अरबों को दे दी इतनी ज़मीन
जूइश लोगों को, यहूदियों को दे दी इतनी ज़मीन, बराबर। फिर भी अरब लोग बहुत ही नाराज़ थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये पूरी ज़मीन सालों से उनकी थी, यहाँ पर इतनी सारी ज़मीन जूइश को नहीं दी जाए। अच्छा, दूसरा एक प्रॉब्लम था, कई सारे प्रदेश, कई सारे प्लेसेस ऐसे थे जहाँ पर हाफ अरब लोग रहते थे और बाजू में ही हाफ जूइश लोग रहते थे, तो पता ही नहीं चलता था कि ये ज़मीन में असली हकदार कौन है। और धीरे धीरे धीरे, मतलब कि 1 या 2 साल के अंदर इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। तो एक दिन ऐसा आया, और वो दिन था मई 14, 1948, जब बेन गुरियन ने शाम को 4 बजे एक अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई हमारा एक नया देश बनने वाला है, जिसका नाम है द स्टेट ऑफ इज़राइल, बराबर। इज़राइल देश हमारा बनेगा। और एक स्टार ऑफ डेविड करके एक जो उनका एक स्पिरिचुअल सिंबल है, वो उन्होंने उठाया और अपने देश के झंडे के अंदर लगा डाला। उन्होंने अपने देश बनने की स्पीच सिर्फ और सिर्फ 32 मिनट्स के लिए दी थी, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं मेरी स्पीच के दौरान पूरे देश को ये बात जा रही है, तो अगली कोई भी मिनट पर युद्ध का हमला हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप ये चेहरे को जानते हो? इसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स पे मुझे बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी, आपका अटेंशन ये टॉपिक में है वो जानकर, बराबर। तो यहाँ पर लिखा है कि विदाउट कैरिंग द वर्ल्ड ओपिनियन, क्योंकि वो टाइम पर अरब की इतनी सारी कंट्रीज़, मैंने आपको बताया वैसे 22, बराबर। बाजू बाजू में कौन थे? तो थे एक ब्रिटिशर्स, उसके बाद रशिया भी था बीच में, बराबर, अमेरिका भी था, यूरोप देश भी थे। सबके सामने एक चैलेंज डाल दिया कि ये हमारी सरजमीन है। जैसी 32वीं मिनट पे अनाउंसमेंट ख़त्म हुआ, फटाफट गुरियन अपनी कार लेकर के, आपको अगर पता हो तो तेल अवीव करके एक प्लेस है, वहाँ पर फटाफट चले गए मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में, क्योंकि उनको पता ही था कि कभी ना कभी युद्ध की घंटी बज सकती है, बराबर। अच्छा, एक बात यहाँ पर आपको नोट करने लायक है, तुरंत जैसे बेन गुरियन ने कहा, यूएसए ने ये बात का समर्थन दे दिया कि भाई हाँ, बहुत सही किया, अब आपका ये देश। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता था कि जितने भी यहूदी से जूइश लोग थे, वो अमेरिका से हटके उनके अपने अलग देश में चले जाए। और वो समय पे अमेरिका का समर्थन बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो ये मुबारकबाद देने के लिए गुरियन ने रेडियो पर अमेरिका की शुभकामनाओं को एक अनाउंसमेंट किया। और दोस्तों, अभी भी हिस्ट्री में एक चीज़ बता दो, वो शुभकामनाओं में जब वो बोल रहे थे तो पीछे एक हवाई जहाज़ की भी आवाज़ आती थी, और वो आवाज़ ये थी कि जो इजिप्ट था उसने अटैक शुरू कर दिया था। एक छोटा सा मैप मैंने यहाँ पर बताया है, ये है इजिप्ट, ये है आज का इज़राइल, बराबर। तो अब कितने देशों ने आज आगे पीछे चालू किया, तो मैं आपको बता दूं, इजिप्ट ने साइनाई जगह थी, मैंने आपको बताया था ये प्लेस, यहाँ से अटैक चालू किया। जॉर्डन ने भी यहाँ से अटैक चालू किया, बराबर। फिर बाजू में था इरिया और सिराक, सीरिया यहाँ पर है, इराक उसके पीछे, यहाँ से उसने अटैक चालू किया। लेबनान कंट्री उसने यहाँ पर अटैक चालू किया, बराबर। तो एक ऐसी जगह थी जो इज़राइल हर जगह से घिरा हुआ था। यहाँ पर मैंने आपको बताया वैसा, देखो थोड़े आंकड़े पे बात करते हैं कि भाई 10,000 इजिप्टियन आर्मी ने चढ़ाई शुरू की सीनाई के रास्ते, बराबर। 2,500 जॉर्डियन के ट्रूप थे, 9,000 ट्रूप थे जो इराक, सीरिया और लेबनान के थे, बराबर। तो ये तरह था। अच्छा, सऊदी अरब जो है वो उसका पड़ोसी है, मगर उसने छोटा सा एक ट्रूप निकाला था। दुश्मन इतनी बड़ी नहीं थी, मगर फिर भी हर मुस्लिम अरब कंट्रीज़ अगर ये कर रही थी तो सऊदी अरब क्यों शांत बैठे, वो एक उनकी थॉट थी। अच्छा, उनके सामने इज़राइल आर्मी के पास क्या था? तो सिर्फ 5 टैंक थी। दोस्तों, ये हंसने वाली बात है कि सिर्फ इतने छोटे चीज़, अब मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 5 टैंक थी। कोई तोप, कोई विमान नहीं, कोई ऐसी बख्तर या गाड़ी नहीं जो आप देख सकते हो कि ऐसे गंदे रास्तों में जा सके, कोई नहीं। उनके पास थी नॉर्मल राइफल और थोड़ी बहुत मशीन गन, और दिल में हौसला कि मुझे मेरी ज़मीन चाहिए। उससे वो लोग लड़े।
और आपको मैं बता दूँ, पता है वो लोग कैसे लड़े? वो लोग अपनी अक्ल से लड़े, क्योंकि वो टाइम पर एक जासूसी संस्था हुआ करती थी जिसका नाम है शीन बेत, बराबर। वो लोग दुश्मन देश जो करे उससे पहले ही उसका पत्ता उल्टा कर देती थी, जिससे लेकर के कई सारे बड़े बड़े मिशन ये अरब कंट्रीज़ के ख़त्म हुए। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, 1951 से बराबर ये मौसाद जो है वो बना। मैं अभी फ़िलहाल जो बात कर रहा हूँ ये 1948 की बात कर रहा हूँ, बराबर। तो 1951 में मौसाद करके जो स्पाई ऑर्गेनाइजेशन थी वो बनी थी, बराबर। अब एक ज़बरदस्त बात आपको मैं कहना चाहूँगा कि यहूदीस ये जंग कैसे जीते। तो सबसे पहले उन्होंने, जितने भी यहूदीस जो जो ज्यूश लोग थे, उन्होंने वर्ल्ड से अलग अलग फंड जो है रेस किए। कैसे पता है? कंट्रीब्यूशन से। जो भी एक यहूदी विश्व में जहाँ भी था अपनी हर चीज़ दे रहा था जिससे वो वेपन्स जो है वो खरीद पाएँ, बराबर। और अमेरिका से ही उनको 50 करोड़ डॉलर का फंड मिला था, बराबर, जिससे उन्होंने 10 टैंक खरीदी, बराबर, 10 कैनन खरीदी जो 75 mm की थी, और 19 कैनन खरीदी जिसको हम छोटी सी तोप कह सकते हैं, 65 डायमीटर वाली थी। अब उससे क्या हुआ, एक छोटा सा कबूतर जो था वो बास की ताकत में आ चुका। उन्होंने अकल से और अब ताकत से जंग खेली, और वो जंग जो थी वो चली थी कम से कम ये दिन तक 1 साल। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो 1 साल 3 महीने और 10 दिन तक ये एक्चुअली वॉर हुई थी, जंग हुई थी, बराबर। मैं आपको बताना चाहूँगा, जंग से पहला जो ये एरिया है आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, ये इज़राइल करके था। और उसके बाद अगर आप देखो तो इतनी सारी जगह इज़राइल ने ले ली थी, जो टोटल ब्लू ब्लू आपको नज़र आ रहा है ये पूरा एरिया, बराबर। जिसमें सबसे पहले इजिप्ट ने हार मानी, उसके बाद जॉर्डन, सीरिया, लेबनान ने हार मानी। बाय द वे इराक ने हार नहीं मानी थी, मगर वो अटैक करने के लिए रेडी ही नहीं था, तो उसने अपनी जो ट्रूप्स थी, वो सेना थी, वो उसने वापस मंगा ली उसके देश में। दोस्तों मैं यहाँ पर वापस कहना चाहूँगा, जेरूसलेम को एक दफ़ा वापस देखिए, क्योंकि ये जब आर्थर मतलब जो अंग्रेज़ अफसर थे उन्होंने ज़मीन कही थी, उसमें ये जेरूसलेम नहीं था। यहूदी मतलब इज़राइलियों ने जंग में लड़ते लड़ते ये जो जेरूसलेम है अपने देश में डाल दिया, और उसको हम आज के दिन पर कहते हैं एक सीखने वाला देश, जिसको कहते हैं इज़राइल। आपको मैं बता दूं, उन्होंने 80% ज़मीन को रिकवर किया था, बराबर। उनके पास पहले सिर्फ 45% ज़मीन थी, ये पूरे युद्ध में 80% ज़मीन को उन्होंने रिकवर किया था। कीमत क्या चुकाई उन्होंने? कीमत चुकाई 5682 सोल्जर्स जो शहीद हुए उसमें, और कहीं ना कहीं 50 करोड़ डॉलर का उन्होंने खर्च जो था वो छोटे नए नए देश ने यहाँ पर सीखा। एक और बात बता दूँ, 1947 से 49 तक आजू बाजू के अरब कंट्रीज़ में 3 और भी जंग हुई। मैं प्लान कर रहा हूँ कि शायद वो जंग का वीडियो मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ, बनाऊँ। मगर एक बात और, कि कहाँ पर वो हिटलर के सामने हारे हुए 60 लाख यहूदीस जिन्होंने गैस के चैम्बर में हिटलर ने मार दिया था, और कहाँ पर ये मतलब हथियार के बगैर लड़ने वाले 46 लाख यहूदीस जिन्होंने खुमारी से अपने देश को बचाया। इसलिए एक लाइन कही जाती है कि कौन से देश का हर सिटीज़न, हर आदमी सोल्जर है, तो वो नाम आता है इज़राइल। भारत को भी ये देश से बहुत सारी चीज़ जो है सीखने को मिलती है। अगर आपको सच में समझना है कि भाई असली खुमारी क्या होती है, कैसे एक छोटे देश अपनी अकल और शक्ति से बड़ा हो सकता है, तो ये चीज़ हमें मिलती है इज़राइल से। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आप नॉलेज के लिए आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी ये हुआ हमारा हैप्पी एकेडमी का चैनल प्लेटफॉर्म। आप बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो ये चैनल पे देख सकते हैं। जल्दी से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जुड़े रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच।